Hello everyone. So today we are going to start our chapter number 5, that is what depository. देखिए सबसे पहले डिपॉजिटरी ये वर्ड हमने पहले सुना है सब लोगों ने, आई गेस, है ना। तो डिपॉजिटरी इंडिया में दो ही है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये जो डिपॉजिटरीज हैं ये आखिरकार करते क्या हैं, हमारी क्या हेल्प करते हैं ये लोग। देखो सबसे पहली बात, जैसे आप बैंक अकाउंट है सबका, बैंक अकाउंट, अच्छा, बैंक अकाउंट में आप में से कितने लोग हैं जो बैंक रोज जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करना और बैंक जा रहे हैं? क्यों नहीं जाता? सच्ची में क्यों नहीं जाते? आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाते तो बैंक क्यों ही जाएंगे भाई। मुझे याद नहीं मैं कब गई थी बैंक, वंस अपॉन अ टाइम कभी गई होंगी बैंक, है ना। तो हम बैंक नहीं जाते क्योंकि बैंक हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे इंस्टेंट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो पेमेंट, कोई भी आपको इंस्टेंट पेमेंट सेंड कर सकता है। तो आजकल कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम की बात बताती हूँ मैं, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमारे स्कूल में है ना एकदम पड़ोस में एक बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ के स्टाफ लोग वहाँ पे आए स्कूल में और उन्होंने बताया कि है ना बैंकिंग ज़रूरी है, बैंक अकाउंट वगैरह खोलने चाहिए और हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वगैरह जो है वो ओपन करेंगे। तो भाई ठीक है, मेरा भी अकाउंट खुल गया, जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब है ना क्या होता, पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे बैंकिंग सिखाना है तो बच्चों को रोज़ बैंक भेज रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, लो जी 500 रुपये बैंक में जमा करा के आओ। और उस 500 रुपये को जमा कराने के हम लंबी लाइन में लग रहे हैं। तो अपने ही पैसे को जमा कराना है बैंक में, जिसके लिए वहाँ पे 50 लोग खड़े लाइन में पहले से ही, और वहाँ पे पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा। वेले तो थे ही, कुछ काम वाम तो था नहीं, तो पेरेंट्स भी ऐसे मजे लेते थे, बोलो जाओ बैंक जाओ सीखोगे, है ना। फिर कभी बोल देंगे लाओ 500 रुपये जमा कराए थे ना, उसमें 200 रुपये निकाल के लेके आओ। तो एक पर्ची भरते थे हम, और पर्ची भरते फिर लाइन में लग रहे हैं, और एक लंबी चौड़ी लाइन है, उसमें आपको पता नहीं कब नंबर, 200 रुपये निकाल के लाने। गजब काम था। मतलब लोगों की आधी जिंदगी बैंक के चक्कर लगाने में लग जाती थी, है ना। फिर धीरे धीरे क्या है, एटीएम है, तो एटलीस्ट लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसे जमा कराने ही जाना पड़ता था, निकालने के लिए उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एटीएम जगह जगह खुल गए, आप जब मर्जी तब पैसे निकालो, तो लाइनें कंपैरेटिवली शॉर्टन हो गई। फिर जैसे ना पहले चेक के थ्रू सारे पेमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे बड़े बड़े डब्बे भर जाते थे चेक के, है ना, क्लियरेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चेक बाउंस हो रहे हैं, साइन मैच नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कांड हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या आया, यूपीआई आ गया, और यूपीआई ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है यार, कितनी इजी हो गई है, ऑन गोइंग हो गई है। मतलब अब तो हमें खुले रखने की भी जरूरत नहीं है, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है भाई, हमारे पास 20 रुपए की चेंज नहीं, कोई बात नहीं, यूपीआई ट्रांसफर कर देंगे 20 रुपए का, है ना। पहले 100 रुपए तो वो भी बोलते दीदी खुले दे दो ना, फिर हम खुले ढूंढ रहे, खुले नहीं है, फिर किसी को अरे भाई खुले है क्या तेरे पास, चल कोई बात नहीं, एक काम कर 30 रुपए गोलगप्पे और खिला दे, हम 50 रुपए गोलगप्पे खा लेंगे। तो राइट, तो इट मीन्स ये सारी फैसिलिटीज हमें किसने दी है, बैंक ने दी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। सेम टू सेम बैंक को रिप्लेस कर देते हैं डिपॉजिटरी से, सेम टू सेम काम डिपॉजिटरी करते हैं। ये जो डिपॉजिटरी है, आपको पता है वंस अपॉन अ टाइम जब डिपॉजिटरी नहीं था, तब सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन करना वॉज वेरी पैथेटिक। बहुत ही इतना, मतलब ऐसा होता है कंप्लीट डिपेंडेंट आप ब्रोकर के ऊपर हो। पहले कैसे होते थे, जैसे मुंबई में एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था, उस हॉल में जितने ब्रोकर्स होते थे ना, ब्रोकर्स वो बिडिंग लगा करते हैं, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, 10। अरे भाई क्या ही हो रहा है, ये पागलपन। मतलब ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, भाई मेरे 5 शेयर बुक कर देना, भाई मेरे 20 शेयर बुक कर देना, मेरे 100 शेयर बुक कर देना। वो सबकी नोटिंग कर रहा है और फिर सबके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करवा रहा है, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट राइटिंग में रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहले ना बहुत ही सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि इतना पथेटिक सिचुएशन था। ग्रेजुअली धीरे 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 बैंकिंग भी इंप्रूव हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिपॉजिटरीज भी आए, जिसकी वजह से शेयर्स डीमैट फॉर्मेट में रखना स्टार्ट हुआ, और नाउ डे सिचुएशन हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड। अब तो ऐसा है कि हर घर में एक जने का डीमैट अकाउंट है ही है ऐसा नहीं है? अच्छा नहीं है, डीमैट है घर में, परिवार में किसी का भी नहीं है? है किसी का डीमैट? ओके, खुद का, यार बात सही है, आपका खुद का है, डीमैट नहीं है, घर में किसी का भी नहीं है, कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं करते? अरे वाह, है।
पापा का है, ओके, यस, नहीं है, अच्छा अच्छा है, कहाँ पे है? अच्छा पापा जाने, पापा का काम जाने, हम क्यों दिमाग लगाए हैं ऐसा, एकदम यस है। और लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हो, डीमैट अकाउंट है कि नहीं है घर में किसी का भी? नहीं है, चलो ठीक है। पर फिर भी अभी आप देखोगे कि रेशो काफी इंक्रीज हो चुका है, काफी इंप्रूवमेंट है। जैसे पहले हम देखते थे ना, तो ऐसा तो हजार में से किसी एक का डीमैट अकाउंट, मतलब एक कोई शेयर में ट्रेड कर रहा होता है। अभी क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है नाउअडेज शेयर में ट्रेडिंग करना, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज हमें कौन दे रहा है? एक तो बैंक की यूपीआई फैसिलिटी दे रही है, और दूसरा डिपॉजिटरी में डीमैट शेयर्स होल्ड करने की फैसिलिटी दे रही है। देखो फिजिकल चीजें होल्ड करना बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है उसको। अब जैसे पहले पुराने जमाने में शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, है ना, शेयर सर्टिफिकेट, फिर उसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल काम है। फिर अगर मुझे किसी को बेचना है तो मुझे किसके पास जाना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट के लिए? कंपनी के पास जाना पड़ेगा, एक SH4 नाम की ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, मुझे स्टैंप ड्यूटी लगेगी, फिर कंपनी 1 महीने का टाइम लेगी ट्रांसफर करने में। तब तक तो भाई साहब पूरा शेयर मार्केट उल्टा पलट हो जाएगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना। ना, मुझे इतना सब कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं, कंपनी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने डीमैट के शेयर्स को कुछ सेकंड्स में, सेकंड्स बोल रही हूँ मैं, अपने शेयर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी। जैसे आप फंड ट्रांसफर करते हो यूपीआई के थ्रू, भाई मुझे मान लो पेमेंट ट्रांसफर करना है आशी को, ठीक है, आशी कितना ट्रांसफर करूँ? बस 10 लाख बस, बोलती है जितनी आपकी श्रद्धा होता कर दो ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हम थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 100 करोड़ इतनी यूपीआई की औकात नहीं है भाई, यूपीआई के थ्रू नहीं हो पाएगा। यूपीआई की औकात कितने लिमिट की है? 1 लाख रुपए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? नेफ्ट, एनईएफटी कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? एनईएफटी में आशी का अकाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ऐड कर दूंगी एज अ पेई, और ऐड करने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो अगर मान लो, अज्यूम कर लेते हैं मेरे अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए है, और मैं इसमें से 100 करोड़ रुपए आशी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, तो कुछ सेकंड्स के अंदर ये पैसा आरटीजीएस वगैरह कर देंगे हम, तो किसको मिल जाएगा? आशी के अकाउंट में ट्रांसफर। और अगर अमाउंट थोड़ा छोटा है तो इतना भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे मान लो 50,000 रुपए, तो मैं यूपीआई करूंगी और कुछ सेकंड्स के अंदर आशी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के अंदर। सेम टू सेम वही काम हम किस में कर पा रहे हैं? शेयर्स में भी कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी और विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। लेट्स हाउ डिपॉजिटरी। अच्छा सपोज करो एक मिस्टर पप्पू हैं, इनको क्या करना है? एक बैंक अकाउंट खोलना है आईसीआईसीआई बैंक में, कोई सा भी बैंक हो सकता है जो आपकी मर्जी। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, तो क्या वो वहां जाकर के अकाउंट खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा? लोकल ब्रांच में, जो उसकी कॉलोनी में सबसे नियरेस्ट ब्रांच होगी वहीं पे। आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया, या एसबीआई, इन सबकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं, मतलब आपको हर 2-3 किलोमीटर पे एक ना एक ब्रांच आपको दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे में आपको कोई मुंबई या जहां भी उसका हेड ऑफिस है वहां भागने की कतई जरूरत नहीं है। आप लोकल ब्रांच में जाइए, वहां पे अपना अकाउंट ओपन करिए, और ये सारा का सारा एंटायर डेटा सेंट्रलाइज वे में कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? उनकी हेड ऑफिस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा ही होता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमारा डिपॉजिटरी के साथ भी एप्लीकेबल होता है। देखो डिपॉजिटरी जो है वो हमारे देश में दो ही है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये दो ही है बस। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं एनएसडीएल के पास जाकर के अकाउंट खोलूंगी, ना जी। इन्होंने अपने क्या छोड़ रखे? बहुत सारे एजेंट। और वो एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अच्छा, आपने बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम सुने होंगे, बताएंगे कुछ नाम? हाँ ये सारे, और क्या? जेरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, अपस्टॉक, और पेटीएम मनी, और शेयर खान, हेम सिक्योरिटीज,
एन नंबर ऑफ डीपीज आर देयर, और जितने भी बैंक है ना ये सारे डीपी का काम कर रहे हैं ना, जितनी भी बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक, सब डीपी का काम कर रहे हैं, सब क्या करवाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, राइट। तो ये जो डीपी है ये कौन है, हमारे पास का बंदा है, एकदम नियर बाय वाला बंदा है, हमें एनएसडीएल सीडीएसएल पे जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना डीमैट अकाउंट किसके पास खुलवाते हैं, डीपी के पास खुलवाते हैं, और इसका एंटायर सेंट्रलाइज डेटा कौन मेंटेन कर रहा है, एनएसडीएल और सीडीएसएल जो डिपॉजिटरीज हैं वो मेंटेन कर रहे हैं। इज दिस ओके? तो सिंपली जैसे बैंक बिहेव करता है वैसा ही डिपॉजिटरी भी बिहेव करता है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम किसके जैसे हुआ, बैंक की जैसे हुआ। डिपॉजिट सिस्टम किसके जैसे हुआ, बैंक की जैसे हुआ। इट इज जस्ट लाइक अ बैंकिंग सिस्टम, द डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट at their request, just like the bank hold money on behalf of the customer। तो जैसे बैंक लोगों का पैसा होल्ड करके रखता है वैसे ही डिपॉजिटरी लोगों की सिक्योरिटी होल्ड करके रखता है। पहला सिमिलरिटी समझ में आ गया? ये देखो जो है ना, ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इवन ये तक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हाउ डिपॉजिटरी इज सिमिलर टू द बैंक। अब बताओ, कमेंट। क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स के अंदर, है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आगे हम देखते जाएंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, बैंक क्या करता है, पैसा होल्ड करता है। डिपॉजिटरी क्या होल्ड करता है, सिक्योरिटी। बैंक क्या करता है, पैसा ट्रांसफर करता है। तो डिपॉजिटरी क्या ट्रांसफर करता है, सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है। और बैंक क्या करता है आपके लिए, डेबिट क्रेडिट की फैसिलिटी, प्लस साथ ही में बैंक क्या करता है, आपके अकाउंटिंग मेंटेन करता है कि ना आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है। डिपॉजिटरी भी ये करता है, डेबिट क्रेडिट करवाता है, साथ में अकाउंटिंग मेंटेन करता है, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। क्या ये पॉसिबल है कि आपके अकाउंट में आज 4 लाख रुपए और कल देखा तो 0 बैलेंस हो गया? ऐसा होता है क्या बैंक में कभी? बिल्कुल। और अगर ऐसा हो गया ना तो बैंक जिम्मेदार होगा, बैंक कॉम्पनसेट करेगा उसको, अगर बैंक के स्टाफ से कोई गलती हुई है तो यहाँ पे बैंक जैसे आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपॉजिटरी भी आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो द बैंक ट्रांसफर द फंड between the accounts, whereas the depository transfer the securities between the डीमैट account। तो जैसे बैंक पैसा ट्रांसफर करता है वैसे डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है। There is a transfer of fund या security without actual handling of the same। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिकल हैंडलिंग नहीं कर रहे, कैश ट्रांजेक्शन में करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री हो रही, डेबिट क्रेडिट। एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डीमैट में शेयर्स डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, इसके अलावा कोई आपका फिजिकल हैंडलिंग नहीं हो रहा है। बोथ आर अकाउंटेबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द फंड्स और द सिक्योरिटीज। इज दिस क्लियर? कोई शक है इसमें? तो आप अकाउंट कहाँ खोलते हो, अकाउंट कहाँ खोलते हो? डीपी के पास। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट किसके पास खोलोगे, डीपी के पास। उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, डिपॉजिटरी। डीपी कौन है, डिपॉजिटरी का एजेंट है। डीपी कौन है, डिपॉजिटरी का एजेंट है। डिपॉजिटरी ने इन्वेस्टर्स की कन्वीनियंस के लिए पूरे देश में बहुत सारे डीपी अपॉइंट किए हुए हैं। तो आपका जो नियरेस्ट डीपी है उसके पास जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आपको क्या कर लेना है, अपने सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन करने हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, क्या क्या सिमिलैरिटीज मिली हमें? बैंक क्या करता है, पैसा होल्ड करता है। डिपॉजिटरी क्या करता है, सिक्योरिटी होल्ड करता है। बैंक क्या करता है, पैसा ट्रांसफर करवाता है। डिपॉजिटरी क्या करता है, सिक्योरिटी ट्रांसफर कराता है। दोनों में ही विदाउट एक्चुअल हैंडलिंग होती है ना, दोनों में ही हमें कैश और सिक्योरिटीज की फिजिकल हैंडलिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, और दोनों ही सेफ कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बैंक जिम्मेदार है हमारे पैसे की सेफ्टी के लिए और डिपॉजिटरी जिम्मेदार है हमारी सिक्योरिटीज की सेफ्टी के लिए। तो इसका मतलब इनका सर्वर, इनका जो भी प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है, कल को किसी ने हैक वैक कर लिया, किसी के करोड़ों अरबों रुपए के शेयर्स हैं, वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी प्रॉपर सेफ्टी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई शक? चलो आगे बढ़ते हैं। वही वापस से ना, देखो इसमें सेम चीज वापस बोल रखी है। ये एक बैंक क्या करता है, फंड होल्ड करता है, ये सिक्योरिटी होल्ड करता है। ट्रांसफर फंड बिटवीन अकाउंट्स ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर, ट्रांसफर सिक्योरिटी बिटवीन अकाउंट। सेम बात वापस से रिपीट कर रखी है। फैसिलिटेट ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटीज, फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी,
फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब है ना इसमें क्वेश्चन क्या क्या आया है देखो। डिपॉजिटरी सिस्टम वर्क्स वेरी मच लाइक अ बैंकिंग सिस्टम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2010 में भी 2014 में। उसके अलावा ट्रांसफर फंड बिटवीन अकाउंट, ये ऊपर वाले पॉइंट्स है ना, ये थोड़े से मिसप्रिंट हो गए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताओ इतना फर्जी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, तो लिख पाओगे क्या? क्या क्या लिखोगे बताओ जल्दी से। व्हाट डज डिपॉजिटरी डू? तो इट, जैसा क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि जैसे बैंकिंग सिस्टम हमें अकाउंट ओपन करने और फंड मैनेज करने की फैसिलिटी देता है, एग्जैक्टली वैसे ही डिपॉजिटरी हमें सिक्योरिटी होल्ड करने और सिक्योरिटीज को मैनेज करने की फैसिलिटी देता है ना। फिर दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर। ऑल डन? चलो, अब डिपॉजिटरी क्या है? व्हाट इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक। अब फिर से वही देखो, उसी क्वेश्चन में ये भी डाल सकते हो, इट एक्ट्स लाइक अ सेंट्रल बैंक वेयर सिक्योरिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कैसे रखी जाती है सिक्योरिटीज? और इसको हम क्या बोलते हैं? डीमैट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डीमैट फॉर्म। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू द मीडियम ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये अकाउंट किसके थ्रू होल्ड किया जाता है? डीपी के थ्रू होल्ड किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? डीपी के थ्रू किया जाएगा। आप डायरेक्टली नहीं खोल सकते डीमैट अकाउंट, है ना, आपको डीपी के थ्रू ही खोलना पड़ेगा। टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर हैज टू ओपन एन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, आई गेस डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है। अब यहां पे ना जो डिपॉजिटरी एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है वो क्या डेफिनेशन, ये तो मीनिंग था। अब देखो एक्ट में ना समझाया नहीं जाता कभी, एक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? एम्बिट बताया जाता है कि क्या क्या कवरेज होता है। तो डिपॉजिटरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डिपॉजिटरी के लिए नंबर 1 कंपनी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कंपनी होना जरूरी है। और कंपनी कहां रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। तो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, विच हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इसको सर्टिफिकेट मिल गया हो। किससे सर्टिफिकेट मिल गया हो? सैबी से सर्टिफिकेट मिल गया हो, सैबी एक्ट के अंदर। तो 2 कंप्लाइंसेस आपको पूरी करनी है। अब देखो मैं बोलती हूँ समरी नोट्स बनाने हैं हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आज से आपको समरी नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले नोट्स में कि डिपॉजिटरी एंड बैंकिंग सेम एज, और उसके ये 4 पॉइंटर्स है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम डेफिनेशन स्टार्ट करें, जैसे हमने बोला डिपॉजिटरी एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या है डिपॉजिटरी की, तो इसमें 2 की हाइलाइट्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, एज कंपनी। एक तो ये पॉइंट हो गया जो हमें की हाईलाइट करना है। दूसरा क्या हाईलाइट करना है? रजिस्टर्ड विद सेबी। रजिस्टर्ड विद सेबी कौन से एक्ट के अंदर? सेबी एक्ट के अंदर, है ना, अंडर। अब ऐसा समरी नोट बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एक तो लैंग्वेज सारी एलिमिनेट हो गई हमारी, तो जब भी आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली आपको वर्ड्स हाईलाइटेड है कि ये इंपॉर्टेंट बातें स्किप नहीं करनी है। गॉट इट? तो मोस्ट लाइकली मैं ट्राई करती हूँ कि क्लास में हम बना लें नोट्स, और आप लोग भी ट्राई करो कि क्लास में नोटिंग करते जाओ ताकि घर जाके एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़े, घर जाके सिर्फ रिवीजन करना है आपको। ठीक है, तो लिख लो लगे हाथों, स्टार्ट कर लो, यहीं से स्टार्ट कर लो डेफिनेशन से। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी अब डिपॉजिटरी का ये सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज ई, इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली याद कर लो डिपॉजिटरी एज पर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। डिपॉजिटरी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम तो डिपॉजिटरी एक्ट तो ध्यान रखेंगे, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। सेक्शन वेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिपॉजिटरी की डेफिनेशन में ये 2 पॉइंटर्स लिख लो, एक तो रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013
और दूसरा रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी एक्ट, अंडर सेबी एक्ट। नोटेड। चलो दूसरा, अब सेक्शन 2G ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1956 किसको डिफाइन कर रहा है? डीपी को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? डीपी को, पार्टिसिपेंट को। अब पार्टिसिपेंट के लिए कंपनी होना जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरी है उसके लिए? सेबी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ कहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है? सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो डीपी के लिए रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी एक्ट। लो जी, हो गई डेफिनेशन हमारी, रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी एक्ट। इज दिस क्लियर? एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको रिटेंशन के लिए है, ताकि आप शॉर्ट में चीजें लिख लो और याद कर लो। इसको रिवाइज करना बार बार इजी हो जाता है। एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज बनाओगे, सेंटेंस बनाकर। चलो बताओ जल्दी से, डिपॉजिटरी मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी एक्ट। डीपी मतलब एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी एक्ट। गॉट इट? अच्छा, क्या इससे इनका मीनिंग समझ में आता है? बिल्कुल नहीं आता। मीनिंग थोड़ा, ये तो एम्बिट बता रहा है कि इनका स्टेटस क्या होना चाहिए। मीनिंग के लिए हमने ऊपर देखा, डिपॉजिटरी एक्ट एज अ बैंक जो सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्मेट में रखने की फैसिलिटी देता है, और डीपी उसका एजेंट है जो ये अकाउंट ओपन करने में हेल्प करे। गॉट इट? चलो अब यहां पे बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम जो है ये हमें बताया जा रहा है। ये शॉर्ट नोट आया एग्जाम में, कब कब? 2009 में और 2017 में। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे शॉर्ट नोट पूछ लिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कंपनी लॉ में, नहीं पढ़ी तो मैं बता देती हूँ वापस से, कि जब भी कोई पर्सन, जैसे मान लो ए और एक है बी, ए अगर अपना शेयर बी को सेल करता है, सेल सेल शेयर, तो बी को एक लंबी चौड़ी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने नाम पे शेयर रजिस्टर करने में, अगर वो क्या है? शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता है, फिजिकल शेयर। तो बी को सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म लेकर के? SH4 नाम का फॉर्म लेकर के। आपको पता है SH4 पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है। ओके, SH4 पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, प्लस इसका एक वैलिडिटी पीरियड है, 60 डेज के अंदर अंदर सबमिट होना ही चाहिए, तो 60 डेज का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ये कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई वगैरह करने के बाद देखेंगे साइन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और सब कुछ ठीक ठाक हुआ तब जाकर के 1 मंथ के अंदर अंदर कंपनी न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, है ना। इन सब में बहुत सारी परेशानी है। पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, दूसरा इस पे स्टैम्प ड्यूटी लग रही है तो हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तीसरा, अगर इन द मीन वाइल फिजिकल डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, खो गए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत से ज्यादा। प्लस साथ ही में अगर मान लीजिए शेयर सर्टिफिकेट जो है उसमें किसी ने फ्रॉजरी कर दिया, तो और लेने के देने, क्योंकि देखो फिजिकल चीजों में फ्रॉजरी हो सकती है। जैसे क्या आपके फिजिकल करेंसी नोट्स में फेक नोट आ सकते हैं ना, लेकिन क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फेक नोट का कोई टेंशन है क्या? जैसे वंस अपॉन अ टाइम जब ये ऑनलाइन बैंकिंग और ये सब नहीं था, तो है ना, इंस्टीट्यूट पे फीस के 2 तरीके होते थे, 2 ही तरीके, या तो बंदा कैश फीस जमा करा रहा है या चेक से। दोनों में हमें सदमा लग जाता था, चेक बाउंस हो गया तो सदमा, और कैश में नकली नोट आ गए तो सदमा। और लिटरली नकली नोट आते थे, आते ही थे, चाहे जो फीस कलेक्शन वाला बंदा कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, पता नहीं लगता था। फिर जब वो कैश बैंक में जमा होता था ना, तब बैंक निकालता था 500 के नोट, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, नुकसान होता था हमारा फेक नोट्स की वजह से। और चेक बाउंस हो गया तो भाई पूछो ही मत,
अब इसका मतलब बहुत स्ट्रेस होता था कि पता नहीं यार कैश आ रहा है सही है कि नहीं है। अब क्या हो रहा है, नेफ्ट आता है, यूपीआई आता है, तो हमारे सारे के सारे स्ट्रेस खत्म। अब अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट आ रहा है तो नकली हो सकता है कि वो, हाँ ये जरूर है कि कोई फेक मैसेज जरूर दिखा सकता है कि मैंने आपको पेमेंट ट्रांसफर किया है, तो वो तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में पेमेंट आया है कि नहीं आया है। बाकी अदरवाइज अकाउंट में अगर क्रेडिट हो गया तो हो गया, बात खत्म है, उसमें कोई झूठ नहीं है ना, तो वहां पे फ्रॉडरी का चांसेस एकदम मिनिमल हो जाता है। सेम टू सेम शेयर सर्टिफिकेट में परेशानी होती थी, लोग क्या करते थे, फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, फर्जी साइन कर रहे हैं, किसी और का शेयर कोई और ही बेच के जा रहा है, तो वो पकड़ में नहीं आता था। लेकिन डीमैट में अब ये प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। तो क्या क्या एडवांटेज नजर आ रहे हैं हम आपको बताओ जल्दी से। नंबर 1, खोने होने का डर खत्म, ठीक है। नंबर 2, इंस्टेंट ट्रांसफर होगा, इंस्टेंट, इमीडिएटली। पता है आपको कितनी देर में ट्रांसफर होता है? सेकेंड्स में, सेकेंड्स में। और सेटलमेंट हो जाता है T+1 में। T+1 सेटलमेंट साइकिल चलती है। अगर आपने किसी से लिस्टेड शेयर खरीदे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे खरीदे होंगे, तो T+1 सेटलमेंट साइकिल में, मतलब मैंने आज खरीदे है ना तो कल तक सेटलमेंट हो जाएगा। और बहुत सारी सिक्योरिटी में आजकल T+0 भी चल रहा है, मतलब सेम डे सेटलमेंट। बढ़िया चीज है, आज खरीदा, आज के बाद मेरे अकाउंट में शेयर और सामने वाले के अकाउंट में पैसे इमीडिएटली हो रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई। चल, तो ये सारे फायदे जो हैं ये हमें डिपॉजिटरी की वजह से मिल पा रहे हैं। तो पहला फायदा हमें दिखाई दे रहा है एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी किस चीज की? फर्जीवाड़े करते थे ना लोग, फेक सर्टिफिकेट, फेक सिग्नेचर। अब उन सब, मतलब मेरा सर्टिफिकेट है ही नहीं, मैंने किसी और का सर्टिफिकेट चुरा करके हूबहू वैसे सर्टिफिकेट बना के अपने साइन करके बेच दिए, तो बेचारा फंस गया। तो क्या कह रहे हैं, वंस द होल्डिंग of an investor dematerialized, the question of bad delivery does not arise. That is, they cannot be held under objection. भाई मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर शो हो रहे हैं कि मेरे पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के 1500 शेयर्स हैं, और अब मैं उन शेयर्स को क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। तो जब मैं बेच रही हूँ तो उसमें से मैंने 200 शेयर बेचे, तो क्या इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है क्या कि मेरे पास 200 शेयर है या नहीं? अरे भाई 1500 दिख रहे हैं साफ साफ, 200 बेच रही हूँ, तो इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है ही नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ। ओके, दूसरा फायदा, एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट्स। देखो ऐसा है, फिजिकल सर्टिफिकेट में बहुत सारे रिस्क होते हैं। मान लो आप घर चेंज कर रहे हो, रास्ते में गिर गया है, खो जाए डॉक्यूमेंट, या फिर हो सकता है चोरी हो जाए, फट जाए, चूहे खा जाए, है ना, या घर में कुछ शैतान बच्चे हैं तो वो टुकड़े टुकड़े कर दें उसको। बहुत शैतान बच्चे भी होते हैं हमारे घर में, है ना, बहुत कांड करते हैं वो। उनको नई नई सीजर चलाने आती ना जब, तो फिर देखो उनको जो कागज दिख जाए ना, अब कागज चाहे वो करेंसी नोट हो या चाहे वो किसी का सर्टिफिकेट हो, वो सब स्वाहा कर देंगे, है ना। या घर में कुछ लोग ना बहुत ज्यादा फूडी हैं, कचौरी खा रहे हैं, कागज चाहिए कागज चाहिए, लो जी भाई सर्टिफिकेट में कागज बना के कचौरी खा ली उन्होंने। ओहो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो व्हाट इट सेज, डीलिंग इन फिजिकल सिक्योरिटी हैव एसोसिएटेड सिक्योरिटी रिस्क ऑफ थेफ्ट, mutilation of certificate, loss of certificate during movements through and from the registrar, thus exposing the investor to the cost of obtaining duplicate certificate। फिर अब खो गया, चोरी हो गया, फिर अप्लाई करो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसके बाद टाइम लग रहा है, कितना स्ट्रेस हो रहा है, फिर वो एविडेंस मांग रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या नाटक करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ सर्टिफिकेट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, दिस प्रॉब्लम डज नॉट अराइज इन द डिपॉजिटरी एनवायरमेंट। ठीक बात है। अब यहाँ पे तो एक ही रिस्क होता है, हैकिंग का, इसके अलावा कोई और रिस्क होता है क्या? अगर उनका सर्वर गड़बड़ हुआ और प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और कोई वायरस आ गया और किसी ने हैक कर लिया, तो वो अलग प्रॉब्लम है। तो वो लोग अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेंगे, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे बैंकिंग में आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट हैक किया। कैसे हैकिंग होती, कैसे अकाउंट से पैसे निकलते हैं? मोबाइल हैक होता है ना। किसी का मोबाइल हैक कर लिया, उसके ओटीपी जो थे वो पता चल गए, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या कर लिया, उसके अकाउंट को एक्सेस ले लिया और फिर जाकर के उसके अकाउंट से पैसे निकाले,
राइट। ओटीपी शेयर हो गए या कुछ भी इस तरह से, जैसे आजकल कई सारी एप्स आती है जिसके थ्रू आप क्या कर लेते हो, पूरा का पूरा मोबाइल पे कंट्रोल एक्वायर कर लेते हो, तब जाकर के मतलब बैंक का सर्वर हैक नहीं होता कभी भी कि डायरेक्टली बैंक के सिस्टम में जाकर किसी ने किसी के भी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, किसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो सब नहीं होता। उनका बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन जो हमारे एंड पे होता है ना, उनमें ये लोग करते हैं, जो भी हैकिंग करते हैं। तो ये एक इशू हो सकता है, बाकी अदरवाइज फिजिकल हैंडलिंग वाले सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 2 पॉइंट याद हो गए। नंबर 1। नंबर 2, तू वापस बोलना एक बार। हाँ, तो कौन सी रिस्क है? फिजिकल सर्टिफिकेट की जो रिस्क है वो सारे के सारे रिस्क क्या हो गई है? एलिमिनेट हो गई है। नंबर 3, इमीडिएट ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। अब आपको एक एक महीना वेट करने की कतई जरूरत नहीं है, अभी T+1 या T+0 के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। पहले T+2 चला करता था, वो तो कब का ही एलिमिनेट हो चुका है, फिर T+1 आ गया। अब सेबी बोलता है भैया इतना भी वेट क्यों करना है, कल तक का अभी होना चाहिए ना। जितना फास्टर होगा ना ये काम, उतना मैनिपुलेशन और रिस्क खत्म हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, लोग क्या होते हैं, जितना टाइम गैप मिलता है ना, उतने में क्या करते हैं, मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्रोकर है, उसके पास 2 दिन तक अगर शेयर पड़ा रह जाए तो सोचता है 2 दिन तक मैं कर लेता हूँ ट्रेडिंग, ऐसा कर सकता है वो। तो इसीलिए यहाँ पे जितना इंस्टेंट ट्रांसफर करोगे उतनी ज्यादा जो मैनिपुलेटिव या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है वो मिनिमल हो जाएगी। In the depository environment, once the securities are credited to the investor's account on payout, he becomes the legal owner of the securities. There is no further need to send it to the company's registrar for registration. जो physical certificate में होता है, आप कंपनी के जो आरटीए वारटी होते हैं उनके पास जाते हो, उनको बोलते हो कि भाई हमारा SS4 ले लो, रजिस्ट्रेशन कर दो। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सब आपको नहीं करना है। इंस्टेंट इमीडिएटली यहाँ पे इधर पेमेंट, उधर आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट। ऑल दैट, इमीडिएट ट्रांसफर। सुन रहे हैं सब? जाग रहे हैं? तो नहीं ना कोई? पक्का? चलो हेडिंग लिखते जाओ उनकी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की हेडिंग लिखते जाओ। बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी, अंदर का कंटेंट अपने आप लिख लेना, इसकी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडिंग का नोट्स बना लो। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल लिखना है तो थेफ्ट लिख लो, बस एक एग्जाम्पल लिख लो इसमें, थेफ्ट। बाकी अपने आप चेपना, ये चीज रट्टा मारने की नहीं होती है। नंबर 3, इमीडिएट ट्रांसफर ऑन पे आउट। इमीडिएट ट्रांसफर ऑन पे आउट, पेमेंट किया और शेयर मिला। ठीक है, नोटेड। 4th एडवांटेज देख रहे हैं अभी हम। 4th, फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक राइट, बोनस एटसेट्रा। अच्छा, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। अच्छा, हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कुछ राइट मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर, ये सब कुछ मिलता है हमें। तो हम जो इन बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट्स को 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर देते हैं, कैश बेनिफिट्स और नॉन कैश बेनिफिट्स। ठीक है, कैश में क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड तो कैश का फॉर्मेट है। डिविडेंड या इंटरेस्ट, अगर आपने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यू विल गेट इंटरेस्ट, और अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यू विल गेट डिविडेंड। तो कैश बेनिफिट में क्या आता है हमारा? डिविडेंड और इंटरेस्ट। वेयरएज नॉन कैश बेनिफिट्स में क्या आता है? अगर आपने कोई शेयर परचेज किया हुआ है तो शेयर पे आपको क्या मिल सकता है? बोनस मिल सकता है, बोनस। राइट इशू के ऑप्शन आ सकते हैं, राइट इशू। क्या ये नाम सुने आज से पहले? सबने सुने?
पक्का? कोई बता सकता है मुझे बोनस शेयर क्या होते हैं? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट किए जाते हैं, और हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, उनमें से दिए जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। राइट इशू क्या होता है? तो दैट मीन्स हम फर्दर इशू लेके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ला रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या करें? उनसे पैसे लेंगे। बोनस पे तो हम पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन राइट इशू में हम उनसे पैसे लेंगे, लेकिन पैसे कम ले रहे होते हैं, जनरली मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे उनसे पैसे ले रहे होते हैं। दैट इज व्हाट राइट इशू। ऑप्शन होता है उनके पास, खरीदना चाहो तो खरीद लो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। अच्छा, अब सपोज करो कि कंपनी का बोनस आ रहा है, बोनस, ठीक है, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट मुझे फ्री में शेयर मिलेंगे। अगर ये फिजिकल शेयर्स होते तो भाई साहब कंपनी डिस्पैच करती सर्टिफिकेट्स, पहले तो सर्टिफिकेट बनाती, इतने सारे लोगों के सर्टिफिकेट बनते हैं, फिर एक एक के घर पे डिस्पैच किए जाते हैं, फिर रास्ते में खो गया तो अलग बात, फिर वो मेरे घर पे पता नहीं कब तो आएगा, राइट? तो पहले 4-4, 5-5 महीने लग जाते थे सर्टिफिकेट रिसीव होने में, इतना लॉन्ग रन प्रोसेस था। अब कंपनी को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना है कि हमने ना बोनस शेयर इशू किया है 1:1 के रेशो, ठीक है? जितने भी हमारे होल्डर्स है ना, उन सबके अकाउंट में जितने शेयर्स है उतने शेयर्स और ऐड कर दो, है ना? 1000 शेयर है तो 1000 और डाल दो, 500 है तो 500 और डाल दो, 1:1 का रेशो। बस इतना सा इंस्ट्रक्शन देना है कंपनी को, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी को सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करनी है और इमीडिएटली शेयर्स क्या हो जाएंगे? डबल। मतलब अब ये प्रोसेस हार्डली 15 दिन में कंप्लीट हो जाती है, जो वहाँ पहले महीनों महीनों लग जाते थे। तो ये काम भी बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट कर पा रहे हैं, और इसमें भी सर्टिफिकेट लॉस्ट होने के कोई चांसेस अब है ही नहीं। सर्टिफिकेट है ही नहीं तो लॉस्ट कहां से होगा? तो व्हाट इट सेज, depository system provides for direct credit of non-cash corporate entitlements to an investor account, thereby ensuring faster disbursement and avoiding risk of loss of certificate in transit. Okay, समझ में आ गया सबको ये पॉइंट? चलो, कितने पॉइंटर हो गए मैंने? 4। नंबर 1 of bad deliveries. Number 2, elimination of risk associated with the physical certificate. Number 3, immediate transfer on payout and immediate registration हो रहा है. Number 4, faster disbursement of what? Non-cash benefits. ठीक बात है, वेरी गुड। चलो, अब एक बात बताओ मुझे, आपको पता है पुराने जमाने में मुनीम जी हुआ करते थे? मुनीम जी अकाउंट मेंटेन करने के, नाम सुने हैं क्या कभी? अच्छा, एक है मुनीम जी। अच्छा, ये क्या करते थे? हाँ, एंट्रिया करते थे बेचारे, जर्नल एंट्री, फिर जर्नल एंट्री के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद उसके ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। बाप रे बाप, बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती थी, फुल फ्लैजेड एक ही बिजनेस का काम कर पा रहे थे, है ना? और ये जो मुनीम जी थे, ये सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल बिजनेस के लिए काम कर रहे थे, और ये जो बिजनेस है इसको सैलरी दे रहा है मान लो 20,000 रुपीज पर मंथ, इतनी बनती है सैलरी, है ना? इससे ज़्यादा तो क्या ही देंगे। तो क्योंकि इनकी फुल फ्लैजेड लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? इस कंपनी पे, और कंपनी को लग रहा है यार सिर्फ हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए 20,000 रुपये महीने के देने पड़ रहे हैं हमें, है ना? तो कंपनी को तो ये वर्थलेस ही लगता है, इससे कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा कंपनी को। कंपनी को तो सिर्फ और सिर्फ क्या कराना है? ट्रांजेक्शन की एंट्री करवानी है बस। फिर क्या आया? टैली आया। टैली, अभी ये सब कुछ करना पड़ता है क्या? लेजर, ट्रायल, ये कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है? एंट्री करनी पड़ती है, दैट्स इट। उसके बाद लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप बन जाएंगे, ठीक है? तो भैया अभी मुनीम जी को फुल फ्लैजेड एक कंपनी में काम करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब ये अकाउंटेंट है जो एक साथ मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर रहा है ना? भाई विजिट करेगा, वीकली विजिट करेगा हर बिजनेस में, और वहां पे जाकर के जो भी एंट्रीज हैं वो एक साथ चढ़वा देगा और काम खत्म। इसका मतलब अब ये बंदा एक साथ 20 कंपनियों का काम भी कर सकता है, मोर देन 20 कंपनीज। तो क्या अभी भी एक कंपनी से 20,000 रुपये लेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसको भी तो इनकम बढ़ गई। अब
तो हो सकता है ना वो एक कंपनी के लिए सिर्फ 5,000 में काम कर दे। और अब कंपनी का वार्डन भी रिड्यूस हो गया और इसको कितने मिलने लग गए भाई, जहां बेचारा 20,000 रुपए महीने में काम कर रहा था, वहीं अब वो कितने में काम कर पा रहा है, 1,00,000 रुपीज में काम कर पा रहा है। तो दोनों के लिए काम अच्छा हो गया। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है ब्रोकर्स के साथ भी। मैंने बताया था आपको कि ब्रोकर एक बड़े बड़े हॉल होते थे, वहां पे हल्ला लगा रहे हैं, है ना, 100 के 5, 100 के 5, 500 का एक, 500 का एक, 500। अरे यार पूरे दिन भर बेचारा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है और वहां पे जाके एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है। आप सोचो कितने ही लोगों के लिए वो ट्रेडिंग कर पाए, एक दिन में 20, 25, 30 लोगों के लिए फोन पे कर रहा है ना, कुछ कुछ वहां पे प्रेजेंट उनके लिए कर रहा है। इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि वहां पे पहले टेलीकम्युनिकेशन भी इतना नहीं था। टेलीकम्युनिकेशन के नाम पे क्या होते थे, लैंडलाइन। और लैंडलाइन आप तब पे कर पाओगे जब आप बैठे हो, है ना। इसका मार्केट आवर्स स्टार्ट हो गए तब तो लैंडलाइन पे बात करना भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। फिर उनका एक एजेंट लैंडलाइन पे बैठा होगा, वो आके बताया अरे भाई इनके इतने शेयर बुक कर दो, कितना मुश्किल काम था। और अब सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक एक ब्रोकर के लाखों लाखों क्लाइंट्स हैं, लाखों लाखों कस्टमर्स हैं। तो अब अगर इतने लाखों कस्टमर्स हैं तो इतने सारे लोगों से वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो क्या वो ब्रोकरेज कम कर सकते हैं? ऑफकोर्स करते ही हैं। कंपटीशन भी होगा, टफ कंपटीशन। तो बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत ही नॉमिनल ब्रोकरेज पे काम कर रहे हैं। इवन कभी कभी तो ना फ्री ब्रोकरेज का ऑफर भी देते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना पहले बीच में डेरिवेटिव्स में डील करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। डेरिवेटिव्स नाम सुनो अगर आप लोगों ने, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गई थी मैं। फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग भयानक होती, बहुत भयानक होती है। अब उसमें क्या होता है, आपको फिर ना स्क्रीन पे लगे रहना पड़ता है। आप स्क्रीन से टच से मस हुए और आपका पता नहीं मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए और आप देखो ये क्या हो गया। अब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं भाई, अब मैं एक एक घंटा क्लास में हूं, मैं मान लो कोई पोजीशन लेके आ गई 1 घंटे पहले, तो ऐसा होता था मैं पोजीशन लेके आई हूँ तो 1 घंटे बाद जाके देखा तो तहस नहस हो गया भैया, 50,000 का नुकसान 1 घंटे में। प्रॉफिट तो कम ही होता है, नुकसान ही ज्यादा होता है मोस्ट लाइकली। 20,000 का प्रॉफिट, 50,000 का नुकसान, मतलब 2-2 घंटे में, एक दिन तो 2.5 लाख का नुकसान एक दिन के अंदर। तो फिर जैसे जैसे मैंने कहा ठीक है सारे नुकसान को सेटल करते हैं, सबको एक बार जीरो पे कर दिया मैंने, नील, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत सारे नुकसान किए, बहुत सारे प्रॉफिट किया, सेटल कर दिया उसको। तो मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए चाहे से ट्रेडिंग नहीं करूंगी मैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज्यादा के ट्रेडिंग करती रहूं, क्योंकि मेरे पास हार्डली एक क्लास से दूसरी क्लास में 3 मिनट का टाइम होता है और उसमें पोजीशन लेके बैठ जाओ आप, दिमाग तो आपको चल नहीं रहा, आपने फटाफट से आकर ट्रेडिंग ले ली और वापस जाओगे तो देखते हो हाल बेहाल। तो फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। अब मैंने ये सब किया पेटीएम मनी के थ्रू, है ना, वो मेरी ऐप थी। फिर उनका ना फोन आता है, मैम आजकल आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे? हाँ हाँ, पैसे डुबाने के लिए बैठे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ब्रोकरेज नहीं मिल रही ना, हर ट्रेडिंग पे उनको ब्रोकरेज मिल रही थी। मैम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, ब्रोकरेज फ्री, मतलब 0 ब्रोकरेज पे आप ट्रेडिंग कर पाओगे। भाई क्या टेम्पटेशन देते हैं, लालच पैदा कर रहे हैं लोगों में कि भाई 0 ब्रोकरेज है। अब भैया ब्रोकरेज तो 0 है लेकिन प्रिंसिपल तो मेरा ही है, पैसा तो मेरा ही है। अगर ट्रांजेक्शन नुकसान हो गया तो तुम थोड़ा बियर करने आओगे। लेकिन क्या होता है, फिर से मन कर जाता है, अच्छा 0 ब्रोकरेज है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर वापस इंसान, अब फिर वो वापस उलझ गया उसमें, तो फिर वापस निकलना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो भयंकर कंपटीशन है भाई आजकल। ब्रोकर्स तो ना 0-0 ब्रोकरेज भी कर देते हैं, उसको पता है एक बार इंसान को लत पड़ेगी, लत है, एडिक्शन है एक्चुअली, एडिक्शन लग गया ना उसको ट्रेडिंग का, तो करेगा, मतलब उसको ना दिन रात स्क्रीन, अच्छा अब क्या हुआ, अच्छा अब क्या, ऐसा हो जाता पागल। तो मेरा तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा, मैंने कहा छोड़ो अब नहीं करना है इसको कुछ भी। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना इज अ गुड थिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अच्छी कंपनी है, आज नहीं तो कल बढ़ेगी। तो नाउ वी आर द इन्वेस्टर्स ओनली। कम से कम 52 कंपनीज के शेयर खरीद रखे मैंने, 52, जिसमें से कुछ तो पता है बकवास है, एकदम ऐसे खरीद लिया तो टाइम पास के लिए 5-10 हजार रुपए लगा दिए, बढ़े तो बढ़ गए, नहीं बढ़े तो 0 हो गए तो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ कर रखा है वो अच्छी कंपनीज के शेयर्स में कर रखा है, निफ्टी 50 की, या फिर जो पीएसयूज, अच्छे पीएसयूज है, जैसे आजकल आपको पता होगा ग्रीन एनर्जी को सरकार बहुत प्रमोट करती है, तो इस तरह के शेयर्स है। तो अब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है उसमें ब्रोकर्स की ब्रोकरेज क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ उस ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। तो ब्रोकर का भी फायदा हो रहा है और इन्वेस्टर का भी फायदा हो रहा है। व्हाट इट सेज, रिडक्शन in brokerage by many brokers for trading in the dematerialized securities
ब्रोकर्स प्रोवाइड दिस बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स एज डीलिंग इन डीमैट सिक्योरिटीज रिड्यूस देयर बैक ऑफिस वर्क। ऑब्वियसली अब उनको कम काम करना है, कम एम्प्लॉय से काम चल जाएगा और ज्यादा लोगों के लिए वो काम कर पाएंगे फॉर हैंडलिंग पेपर्स एंड ऑल्सो एलिमिनेट द रिस्क ऑफ बीइंग द इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पेपर वर्क कम हो गया है, आपको ज्यादा बर्डन नहीं है, एक ही बंदा बहुत सारे लोगों का काम कर पा रहा है, तो उनकी कॉस्ट कम हो गई है। तो यहाँ पे ये फायदा अपने इन्वेस्टर्स को भी देते हैं। आई होप ये पॉइंट याद हो गया सबको। बड़े ब्रोकर्स की बता रहे हो, वो करते हैं बहुत सारे। नहीं, देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ब्रोकर है ना, जैसे कोई भी, हाँ तो भी लेना तो ब्रोकर के थ्रू होगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं होती, डायरेक्ट अलाउड नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छी ऐप्स के थ्रू आप कितने भी अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है तो कभी भी है ना, एक सिंगल ब्रोकर से नहीं करना चाहिए ट्रांजेक्शन, रिस्क रहता है हमेशा तीन चार ब्रोकर्स पे, क्योंकि मान लो एक ब्रोकर इंसॉल्वेंट हो गया ना तो आपका गया काम से। कभी कभी ब्रोकर भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो बताऊंगी आगे कैसे हो जाते हैं। 1% का, हाँ क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको करना नहीं चाहिए एक ही ब्रोकर के थ्रू बड़ा ट्रांजेक्शन कभी नहीं करना चाहिए। बड़ा ट्रांजेक्शन करने में रिस्क इन्वॉल्व होती है, कैसे रिस्क होती है वो आगे डेरिवेटिव्स में समझ में आएगा आपको क्यों होती है रिस्क। अच्छा ओके, 5 पॉइंट्स क्लियर है। नंबर वन इज, नंबर 2 फिजिकल हैंडलिंग, नंबर 3 इमीडिएट ट्रांसफर, नंबर 4 एंड नंबर 5 ठीक है। नंबर 6 elimination of problems related to the change of address of investors, transmission etc। अब सुनो एक बात ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे पास 52 कंपनीज के शेयर है ना, तो ऑब्वियसली अगर फिजिकल होते तो मैं क्या करती, हर कंपनी को अपना एड्रेस और डिटेल्स देती। अब कल को मैंने मकान चेंज कर लिया तो मुझे फिर से पूरे 52 कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया, या मैंने बैंक अकाउंट चेंज कर लिया लेट्स से, तो बैंक अकाउंट चेंज कर लिया तो सबको मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, भाई अपसेट डिविडेंड इस अकाउंट में डालना है। तो मेरे लिए तो भैया बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान सोचता 100 बार कि यार ये क्या नाटक है, सबको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो मैं तो यही काम करती रहूं। तो ऐसे में अगर आपके डीमैट में शेयर है तो आपको हर कंपनी को इन्फॉर्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने डीपी को बताना। अगर आपने डीपी को अपना बैंक अकाउंट चेंज कर दिया, बात खत्म है, वो ऑटोमेटिकली 52 कंपनीज को इन्फॉर्म हो गया है। अब आपको इससे ज्यादा कुछ और नहीं करने की जरूरत है। किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, उसके डेथ के बाद उसके जो नॉमिनीज हैं, वहां नॉमिनेशन में भी बड़ी दिक्कत आती है फिजिकल शेयर्स में। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट नॉमिनी अपॉइंट होगा ही होगा, नॉमिनेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो उस नॉमिनी को आपकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, शेयर्स रिसीव हो जाएंगे। तो जो फिजिकल हैंडलिंग में बहुत सारी हर्डल्स हुआ करती थी, वो सारी हर्डल्स अब यहाँ पे नहीं होंगी। तो व्हाट इट सेज, इन केस ऑफ चेंजिंग ऑफ एड्रेस या ट्रांसमिशन ऑफ डीमैट शेयर, investors are saved from undergoing the entire change procedure with each company or registrar। अब आपको हर एक कंपनी के बाद धक्के खाने की कतई जरूरत नहीं है। Investors have to only inform to their DP with all relevant documents and the required changes are effected in the database of all the companies where the investors is the registered holder of security। Is this clear? कोई शक? कौन सी प्रॉब्लम से बच गया? हर कंपनी को अपना एड्रेस बताने से बच गए। आपको सिर्फ किसको इन्फॉर्म करना है, डीपी को। ट्रांसमिशन भी होना है तो सिर्फ किसको इन्फॉर्म करना है, डीपी को। दैट्स इट, वो अपने आप देख लेगा और अपने आप सारा प्रोसीजर सॉर्ट आउट करा देगा। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब देखो पहले क्या होता था, जैसे माइनर है तो माइनर को आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी नहीं होती, तो माइनर अपने शेयर खुद से ट्रेड नहीं कर सकता, पता है ये बात। अब माइनर खुद से ट्रेड नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या होना था, गार्जियन। और गार्जियन जैसे सर्टिफाइड गार्जियन है तो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आ रहे हैं और फिर वो सारा सेल वेल कर पा रहे हैं, मतलब कोर्ट के इंटरवेंशन से उसके शेयर बिक रहे थे। लेकिन अब डीमैट में ये सब कुछ नहीं होता, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन से डायरेक्टली गार्जियंस क्या कर सकते हैं, माइनर के शेयर सेल कर सकते हैं। तो नेचुरल गार्जियन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक कोर्ट अप्रूवल for selling demat securities on behalf of
माइनर, तो अगर नेचुरल गार्जियन हो, जैसे मान लो मैं ना अपने बेटे का डीमैट अकाउंट खोलूं, तो ऑब्वियसली गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा माइनर के केस में, बिना गार्जियन के काम नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तो इसकी वजह से गार्जियन का नाम तो आएगा। मान लो मेरा नाम आ रहा है ना, तो मैं कौन हूं? नेचुरल गार्जियन। तो नेचुरल गार्जियन हूं तो मैं अपने बेटे के शेयर्स खुद से सेल कर सकती हूँ। अब इसमें कोर्ट को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। एम आई क्लियर? क्या सारे पॉइंट समझ में आ गए सबको अच्छे से? एक बार फटाफट से एडवांटेजेस बता दो, एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऑफ नॉन कैश बेनिफिट जो भी है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 6 चेंज इन एड्रेस वगैरह, ठीक है। 7 माइनर के शेयर ट्रांसफर करने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। याद हो गए सबको पॉइंटर्स? देखो क्लास में ना हम यही ट्राई करना कि क्लास का क्लास में याद हो जाए, नोट्स क्लास में बन जाए, घर जाके आपको पढ़ना कैसे भी बता देती हूँ मैं। हम लोग के ना स्टडी पैटर्न थोड़े गड़बड़ होते हैं, हर बार हम क्या करते हैं, बुक खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि याद है, याद होता नहीं है एक्चुअली में। तो आपको क्या करना है, बुक कॉपी कुछ नहीं खोलनी है, बंद रखना है और बिना देखे रिकैप करने का ट्राई करना है। अब जैसे सपोज करो आप जैसे घर जाओगे है ना, रेस्ट वेस्ट करोगे, तो फिर एक बार ना घर जाके ये ट्राई करना, अच्छा सैबी में मैम ने क्या पढ़ाया था। तो कुछ कुछ की तो हो सकता है कि याद ही ना है कि कुछ पढ़ाया भी था, क्या हो सकता है, माइट बी देयर अ पॉसिबिलिटी। फिर एक बार कॉपी खोल के देखना, अच्छा हाँ डिपॉजिटरी पढ़ाया था, शायद डिपॉजिटरी देखते ही कुछ क्लिक होना स्टार्ट होता है, हाँ अब याद आ गया, डिपॉजिटरी की डेफिनेशन वगैरह बताई थी, बैंकिंग सिस्टम से कंपैरिजन वगैरह सिखाया था, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या सीखा अभी तक? कंपैरिजन ऑफ डिपॉजिटरी विद दूसरा डिपॉजिटरी क्या है, फिर डेफिनेशन डिपॉजिटरी और डीपी की डेफिनेशन, एंड देन डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स हमने सीखे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से। फोर्थ पॉइंट जो है देखो ऐसा है, जो भी नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं, लाइक बोनस इशू मिल रहा है आपको, राइट इशू, इतने शेयर्स मिलेंगे आपको, शेयर्स। अब वो शेयर्स पहले ना सर्टिफिकेट के थ्रू आ रहे थे, अब सर्टिफिकेट कब आएगा, 4 महीने 5 महीने लग रहे हैं, रास्ते में घूम गया तो फिर अलग परेशानी है ना। अब इतना टाइम लगता नहीं है, अब डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे वो शेयर्स, जैसे पैसा क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट में, एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, बोनस शेयर, सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम थी ना ये सारी, वो सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेटेड, ठीक है। ऑल डन, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी का फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।